So, hello everyone. Today we are going to start understanding the variances and the formula relating to the variances. In the last certain lectures, we have a basic sort of understanding in relation with the कैलकुलेशन का इम्पोर्टेंस क्या है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में. वो सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी की थी कि कैसे वो प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, कैसे वो नॉर्मल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए भी इम्पोर्टेंट है. तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में वी ट्राई टू अंडरस्टूड इन अ वेरी क्लियर वे. नाउ इन टुडे सेशन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट हाउ दिस वेरिएंसेस आर टू बी कैलकुलेटेड. ये वेरिएंसेस कैलकुलेट कैसे होते हैं और उसके लिए we will have some tools with which we will try to understand. So let's try to understand how to calculate the variances. So when we are talking about the variances, first let me remove myself. Now if I need to calculate the variances or if I'm thinking about calculating the variances, which is a part of my now standard costing का सबसे important part है ये कि कैलकुलेशन ऑफ द वेरिएंसेस. तो कितने वेरिएंसेस होते हैं, दैट इज द फर्स्ट थिंग आई थिंक वी नीड टू कैलकुलेट. दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू कैलकुलेट. तो जब भी हम वेरिएंसेस कैलकुलेट करने के बारे में सोच रहे हैं तो कितने वेरिएंसेस हैं हमें पता है. वेरिएंसेस कुड बी सेग्रीगेटेड इनटू टू पार्ट, द वेरिएंसेस रिलेटिंग टू कॉस्ट and the variances relating to the revenue also, that is also there. But when we are talking about the variances relating to the cost, what are those variances which are relating to the cost, that is what we first need to understand. So when we are talking about variances relating to the cost, the first variance is, I'm just writing a short form, that is your material cost variance. तो मटेरियल में आप जब भी कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो मटेरियल की वजह से जो वेरिएंसेस आते हैं आपके एक्सपेक्टेड कॉस्ट और आपकी एक्चुअल कॉस्ट के बीच में, उसे हम बोलते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस. दूसरा होता है हमारा लेबर कॉस्ट वेरिएंस. दूसरा होता है हमारा लेबर कॉस्ट वेरिएंस, जहाँ पे लेबर के खर्चे की वजह से जितने भी वेरिएंसेस आते हैं वो सारे यहाँ पे आते हैं. दैट इज नोन एज लेबर कॉस्ट वेरिएंस. नाउ द थर्ड थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इज in relation to the cost variances. We know that the third variance is an overhead variance. Third variance is overhead variance. लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे कौन सा, वेरिएबल, बिकॉज ओवरहेड वी नो दैट कैन बी सेग्रीगेटेड इनटू टू पार्ट. इट कुड बी ईदर फिक्स ओवरहेड और इट कुड बी ईदर वेरिएबल overhead. So another overhead variance we need to understand because that overhead is also one of the very important element of my cost. So variable overhead variance. And the last and the fourth category that we need to understand would be our fixed overhead variance. That is known as fixed overhead variance. तो इतने ये चार कॉस्ट वेरिएंसेस हैं जो कि हमें ढूंढने पड़ेंगे. आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट इट इन अ वे दैट जैसे हम क्लासरूम में बोर्ड पे पढ़ाते हैं उसी तरीके से हम ट्राइंग टू पुटिंग. तो प्लीज़ बेयर विथ मी सो फार एज एन हैंड राइटिंग्स आर कंसर्न. ना ये हम अगेन न्यू टू दिस, तो जितना जितना इम्प्रूवमेंट मेरे से होगा आई विल डू इट. सो दिस आर द वेरिएंसेस वी नीड टू अंडरस्टैंड. तो ये तो हो गया हमारा बेसिक वेरिएंस. आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हम स्टार्ट करने वाले हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस से. मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस से आज हम स्टार्ट करेंगे कि भाई मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे कैलकुलेट होता है. दैट इज व्हाट वी आर गोना स्टार्ट फ्रॉम टुडे. So let's understand how the material cost variances are to be calculated. How the material cost variances are to be calculated. And don't worry, whatever I'm writing on this board, that copy also would be available to you in our portal in a PDF format. तो आपको बाद में डाउनलोड करना है तो आप कर सकते हैं. So let's understand how the material cost variances are to be calculated. So when I'm talking about material cost variance, तो सबसे पहले जो हमें चीज़ समझनी पड़ेगी वो समझनी पड़ेगी कि मटेरियल कॉस्ट फाइंड कैसे होती है. मटेरियल कॉस्ट किसके बेस पे फाइंड होती है, किस तरीके से मटेरियल कॉस्ट फाइंड होती है. सो मटेरियल कॉस्ट कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग. सो मटेरियल कॉस्ट is nothing but quantity multiplied with price. क्वांटिटी मल्टीप्लाइड विद द प्राइस. सो आपको अगर मटेरियल कॉस्ट ढूंढनी है तो हम मटेरियल कॉस्ट कैसे ढूंढते हैं, हम मटेरियल कॉस्ट इस तरीके से ढूंढते हैं कि मटेरियल कॉस्ट इज नथिंग बट अ क्वांटिटी मल्टीप्लाइड विद द प्राइस.
So when we are talking about quantity multiplied with the price, so now we need to understand that the reason for variance could be either your quantity or it could be either your price. Now please bear in mind why we are going much in a detail कि भी क्वांटिटी की वजह से कितना, प्राइस की वजह से कितना, क्योंकि अगर आपको पता चल गया आपकी टोटल कॉस्ट, आपने अब देखो आपने अगर आपकी एक्चुअल कॉस्ट आ रही है जस्ट फॉर एग्जांपल 1 लाख, योर स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एग्जांपल वाज 90,000, तो आपको यहाँ पे वो तो पता चला कि हमारा वेरिएंस है 10,000 का, कि जिसे हम एडवर्स वेरिएंस बोलेंगे। क्यों एडवर्स वेरिएंस बोलेंगे? क्योंकि माय एक्चुअल कॉस्ट इज मोर देन माय स्टैंडर्ड कॉस्ट, माय एक्चुअल कॉस्ट इज मोर देन माय व्हाट शुड बी कॉस्ट, दैट इज योर स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो हमें यहाँ पे ये तो पता चला कि हमारा वेरिएंस आ रहा है एडवर्स 10,000 का, लेकिन हमें यहाँ पे ये नहीं पता चल रहा है कि इसमें से मटेरियल की वजह से कितना, लेबर की वजह से कितना, ओवरहेड की वजह से कितना, ये सारी चीज़ें हमें नहीं पता चलती। सो वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई, अगर हम टोटल वेरिएंस अगर हम ढूंढते हैं तो वी विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई कि मटेरियल की वजह से कितना, ओवरहेड की वजह से कितना, या फिर लेबर की वजह से कितना। इसलिए हमें कॉस्ट के हर एक एलिमेंट वाइज हमें वेरिएंसेस ढूंढने पड़ेंगे। एंड जब भी हम कॉस्ट के एलिमेंट वाइज वेरिएंस ढूंढते हैं उसमें भी अगर आपको पता नहीं चलेगा, जैसे कि आपका एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट is for example 40,000, your standard material cost is for example 33,000, that means your what cost it should be, तो आपकी कॉस्ट होनी चाहिए थी 33,000, लेकिन आपकी एक्चुअल कॉस्ट हो रही है कितनी, 40,000। तो आपको यहाँ पे ये पता चल रहा है कि आपने एक्सेस मटेरियल पे खर्चा किया है कितना, 7,000 का, आपने मटेरियल पे एक्सेस 7,000 का खर्चा किया, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एन एडवर्स वेरिएंस। आपको यहाँ पे ये तो पता चला कि आपका मटेरियल वेरिएंस इज एन एडवर्स वेरिएंस विद अ 7,000, लेकिन यहाँ पे आपको वापस से क्या नहीं पता चलेगा, वापस यहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल खर्चा जो 7,000 से ज़्यादा हुआ किसकी वजह से हुआ, क्या हमने प्राइस ज़्यादा पे की या फिर हमने क्वांटिटी ज़्यादा कंज्यूम कर दी। तो हमें ये भी ढूंढना पड़ेगा कि जितना भी मटेरियल का वेरिएंस आ रहा है उसमें से कितना एट्रीब्यूटेबल है हमारे प्राइस की वजह से, इंक्रीज इन मटेरियल प्राइस की वजह से, और कितना एट्रीब्यूटेबल है हमारा इंक्रीज इन क्वांटिटी की वजह से। तो हमें ये ढूंढना बहुत ज़रूरी है, जब भी हम वेरिएंस ढूंढते हैं तो हमें ये ढूंढना बहुत ज़रूरी है कि 7,000 जो एडवर्स आया उसमें से प्राइस की वजह से कितना आया, क्वांटिटी की वजह से कितना आया, क्यों, तभी हम हमारा लाइन ऑफ एक्शन डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर समझे तो कोई भी वेरिएंस है अगर, तो कोई भी वेरिएंस कुड बी ऑफ 2 टाइप, अगेन यहाँ से मुझे सेग्रीगेशन करना है तो वापस से 2 टाइप हो सकते हैं वेरिएंस के, एक हो सकता है कंट्रोलेबल, दूसरा हो सकता है अनकंट्रोलेबल। दोनों चाहिए, हमें रीज़न चाहिए कि हमने जो वेरिएंस हमारा आया उसमें से कितना कंट्रोलेबल वेरिएंस है, कितना अनकंट्रोलेबल वेरिएंस है। क्योंकि आप अगर जब तक ये नहीं ढूंढ सकते हैं कि कितना कंट्रोलेबल वेरिएंस है, कितना अनकंट्रोलेबल वेरिएंस है, तो ये वेरिएंस ढूंढने का फिर बेनिफिट आपको कुछ नहीं हुआ। आपका वेरिएंस ढूंढने का बेनिफिट तभी होगा जब आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि आपने ये वेरिएंस के बेस पे आपका फ्यूचर एक्शन डिसाइड कर लिया है कि आपका फ्यूचर एक्शन क्या होगा। इसलिए हमें एलिमेंट वाइज वेरिएंस ढूंढना है, ना कि जैसे हमने यहाँ पे टोटल वेरिएंस ढूंढा है इस तरीके का। टोटल वेरिएंस इज ऑफ नो यूज अनलेस अंटिल यू आर कैलकुलेटिंग एलिमेंट वाइज, सो मटेरियल का, लेबर का, ओवरहेड का। हाँ, तो जितने भी हमारे एलिमेंट हैं ये एलिमेंट वाइज हमें, सारे एलिमेंट वाइज हमें वेरिएंसेस ढूंढने होंगे। नॉट जस्ट दैट, वी ऑल्सो नीड टू फाइंड आउट कि वो एलिमेंट के अंदर जस्ट अ सेकंड, वो एलिमेंट के अंदर भी कितना वेरिएंस है जो कि हमारा आ रहा है मटेरियल की वजह से, कितना वेरिएंस आ रहा है वो मटेरियल में प्राइस की वजह से, कितना वेरिएंस आ रहा है जो मटेरियल की क्वांटिटी के एक्सेस कंजम्पशन की वजह से आ रहा है। ये सारा हमें ढूंढना पड़ेगा। एंड व्हेन वी आर डूइंग दैट वी वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्यों हमें एलिमेंट वाइज वेरिएंस ढूंढना ज़रूरी है, क्यों हमें
एलिमेंट वाइज वेरिएंसेस ढूंढना ज़रूरी है। तो इसीलिए जब भी हम बात करते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी हम बात करते हैं क्या मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बारे में, तो वेरिएंस बेसिकली होता क्या है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द होल चैप्टर ऑफ द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, क्योंकि पूरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कॉस्ट वेरिएंस इज एसोसिएटेड कहीं ना कहीं इसके सराउंड ही एसोसिएटेड है। तो जब भी हम कॉस्ट वेरिएंस ढूंढने के बारे में बात करते हैं, द कॉस्ट वेरिएंसेस आर ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन, कॉस्ट वेरिएंस मतलब मेन जो वेरिएंस है हमारा, दैट इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन योर स्टैंडर्ड कॉस्ट minus your actual cost. All the variances are always a difference between your standard cost and your actual cost. तो जब भी हम स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के बारे में बात करते हैं, तो इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो हम लिख सकते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट SC, एक्चुअल कॉस्ट AC. So this is always a difference between your standard cost and actual cost. Very important point which I need to explain in a detail further. Okay, what is the meaning of your standard cost and what is the meaning of your actual cost. उसके बाद आते हैं वेरिएंस में, बिकॉज ये टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर स्टैंडर्ड कॉस्ट. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जब हम ये समझ रहे हैं तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर स्टैंडर्ड कॉस्ट. स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है, और जब हम स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब समझते हैं तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि क्या स्टैंडर्ड कॉस्ट इज इक्वल टू योर बजटेड कॉस्ट. Is your standard cost is equal to your budgeted cost? So answer to that is no. Standard cost is not equal to your budgeted cost. क्यों? क्योंकि जो आपका budgeted cost होता है that is on your budgeted output. आपका जो budgeted cost होता है that is depending upon your budgeted output, जबकि आपका जो standard cost होता है that is always on your actual output. That is always on your actual output. So if I need to mention like this, that standard cost is equal to standard cost for actual output, this would be the right sentence. अगर मैं mention कर रहा हूँ that standard cost is a standard cost for actual output, while your budgeted cost is, again I'll say, confuse नहीं कर रहा हूँ, अच्छे से समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, is a standard cost for your, now the important point is it is not actual output, it is on your budgeted output. It is on your budgeted output. So please understand. We'll understand this further with the help of one more example. क्या समझ रहे हैं हम कि आपने बजट बनाया था, आपने बजट बनाया था कितना आउटपुट बनाने के लिए, आपने बजट बनाया था आउटपुट, बजटेड आउटपुट आपका था 10,000 यूनिट्स का, कि आप आने वाले पीरियड में या फिर आने वाले साल में 10,000 यूनिट्स बनाएंगे. लेकिन जब आप एक्चुअल करना बैठे तो आपका एक्चुअल आउटपुट 8,000 यूनिट ही हुआ. आपने जब एक्चुअल प्रोडक्शन किया तो आपने कितना बनाया, 8,000 यूनिट ही बनाया. अभी आपका रॉ मटेरियल कंजम्पशन is 2 kg per unit. It is a 2 kg per unit. मतलब अगर आप बजटेड 10,000 यूनिट बनाते, तो आपका रॉ मटेरियल कंजम्पशन कितना होता, आपका रॉ मटेरियल कंजम्पशन होता 10,000 मल्टीप्लाइड विथ 2, दैट मीन्स 20,000 kg. ये है आपका रॉ मटेरियल का बजटेड कंजम्पशन. दिस इज योर रॉ मटेरियल बजटेड कंजम्पशन. लेकिन स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल कंजम्पशन कितना होना चाहिए, स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल कंजम्पशन कितना होना चाहिए. स्टैंडर्ड कंजम्पशन इज अ स्टैंडर्ड कंजम्पशन फॉर अगेन एक्चुअल आउटपुट. सो देयरफॉर योर रॉ मटेरियल कंजम्पशन शुड हैव बीन, क्योंकि आपने 8,000 ही यूनिट बनाया है तो आपका रॉ मटेरियल कंजम्पशन होना चाहिए था
16,000 kg आपका रॉ मटेरियल का कंजम्पशन होना चाहिए था, कितना 16,000 kg। और यहीं पे हम डिफरेंस जब ढूंढते हैं वेरिएंसेस का, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल की प्राइस है 2 रुपए का प्राइस है, सो इट इज ₹2। सो आपका बजटेड रॉ मटेरियल कॉस्ट वुड बी ₹40,000, जबकि आपका स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल कॉस्ट would be 16 into 2. We assume that there is no change in the price, तो यहाँ पे भी 2 रुपए ही प्राइस रहता है, तो your standard cost would have been 32,000। तो अब यहाँ पे आप मुझे बताओ कि आप जब वेरिएंस ढूंढते हैं, हम जब वेरिएंस ढूंढते हैं तो हम एक्चुअल कॉस्ट, सो आपका एक्चुअल रॉ मटेरियल कॉस्ट फॉर एग्जांपल इज 35,000। तो आप जब वेरिएंस ढूंढेंगे तो हम वेरिएंस किसके ढूंढेंगे, वेरिएंस हम किसका ढूंढेंगे, it would be the difference between your standard cost, it would be the difference between your standard cost and your actual cost। तो ही तो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन हुआ ना, क्योंकि आपकी एक्चुअल कॉस्ट किस पे हुई है, आपकी एक्चुअल कॉस्ट भी हुई है आपके एक्चुअल आउटपुट पे, और आप उसको कंपेयर कर रहे हो स्टैंडर्ड पे, क्योंकि स्टैंडर्ड इज आल्सो अ स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर योर एक्चुअल आउटपुट। तो आपके हाइपोथेटिकल जो अजम्पशन था कि मेरा रॉ मटेरियल कंजम्पशन कितना होगा वो डिपेंड करेंगे मैं कितना बनाऊंगा, उससे हम वेरिएंस नहीं ढूंढते हैं, हम एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि आपका एक्चुअल रॉ मटेरियल कॉस्ट इज आल्सो डिपेंडिंग अपॉन योर एक्चुअल आउटपुट and your standard cost is also depending upon your actual output, and that is why I say that your standard cost is always a standard cost for your actual output, जबकि आपकी budgeted cost is a budgeted cost for budgeted output। तो this budgeted cost is not important to us, what is important to us, the standard cost is important to us। तो ये हमारे लिए ज़रूरी है, ना कि दूसरी कोई चीज़। हाँ, सो दिस इज समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्यों हमारे लिए ज़रूरी है। अब वापस से आते हैं कि हम ढूंढेंगे कैसे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, हम ढूंढेंगे कैसे। सो वापस से स्टार्ट करते हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस is we now know that nothing but a difference between your standard cost minus your actual cost. It is nothing but a difference between your standard cost and your actual cost. What is the meaning of the standard cost? What is the meaning of the standard cost? Please understand. अगर उसको एलोबरेट करना है, क्योंकि मेरे पास एलिमेंट है कॉस्ट का कितना, क्वांटिटी इनटू प्राइस, ये है मेरा कॉस्ट का एलिमेंट, बेसिक कॉस्ट का एलिमेंट है मेरा क्वांटिटी मल्टीप्लाई विद द प्राइस। तो अगर मैं स्टैंडर्ड कॉस्ट ढूंढना चाहता हूँ तो स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या रहेगी, it would be your standard quantity multiplied with your standard price। स्टैंडर्ड कॉस्ट को एलिब्रेट किया, इसी तरीके के एक्चुअल कॉस्ट को एलिब्रेट करते हैं, माइनस योर एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड विथ योर एक्चुअल प्राइस। ये है हमारा एलोबरेटिंग दिस स्टैंडर्ड कॉस्ट into this, and this is your actual cost can be mentioned in the form of equation in this way। ये है आपका क्या, आपका material cost variance। So this is basically your material cost variance which we need to understand, जिसके की segregation होता है। Now we know that since we have only two element of the cost, one is a quantity, another is a price, one element is a quantity, another element is a price। So the reason for the variance आगे हमें एनालाइज करना है, तो आगे हम दो ही फैक्टर पे एनालाइज करेंगे। एक होगा हमारा प्राइस, दूसरा होगा हमारा क्वांटिटी, because there are only two element of the cost। So reason for the variance could be either a price or the reason for the variance could be either your quantity। So far as the reason is a price, that variance is known as material price variance। इसको हम बोलते हैं material price variance। And the reason because of quantity is known as material usage variance। इसको हम बोलते हैं क्या, material usage variance। Now understand, आगे हमें फॉर्मूला कभी भी ना क्लेम नहीं करनी है, हम हर बार फ्रेम ही करेंगे।
तो जब भी हम ढूंढते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस, जब भी हम ढूंढते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस, तो आप सोच लो कि प्राइस वेरिएंस मटेरियल का क्या हो सकता है। अगर कॉस्ट वेरिएंस है आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस योर एक्चुअल कॉस्ट, आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस योर एक्चुअल कॉस्ट, तो आपका प्राइस वेरिएंस क्या हो सकता है, आपका प्राइस वेरिएंस हो सकता है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस योर एक्चुअल प्राइस। सो दिस इज नथिंग बट अ डिफरेंस बिटवीन योर स्टैंडर्ड प्राइस minus your actual price. This is always a difference between your standard price and actual price. मैं आता हूँ आगे। और वैसे ही यहाँ पे यूजेज वेरिएंस किसकी वजह से होगा, यूजेज वेरिएंस इज अ डिफरेंस बिटवीन अ क्वांटिटी। सो अगेन हाउ वी कैन फाइंड आउट, इट इज ऑलवेज, अगर प्राइस वेरिएंस इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड प्राइस एंड एक्चुअल प्राइस, तो आपका यूजेज वेरिएंस क्या रहेगा, आपका यूजेज वेरिएंस रहेगा अ डिफरेंस बिटवीन standard quantity and actual quantity. So this would be going to become your standard quantity minus your actual quantity. So अगर आपने ध्यान से देखा हो ना, तो फ्लो ना हर बार ये ही जा रहा है, ये वाला है फ्लो, हर बार स्टैंडर्ड से ही एक्चुअल माइनस होगा, हर बार स्टैंडर्ड में से ही एक्चुअल माइनस होगा। आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर, अभी क्यों मैं आगे बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे मैंने यहीं पे छोड़ दिया इसको, तो ये मेरा वेरिएंस नहीं बताएगा। ये तो क्या हो गया, अगर स्टैंडर्ड प्राइस थी 4 रुपया, हाँ अगर स्टैंडर्ड प्राइस थी 4 रुपया और एक्चुअल प्राइस है 3 रुपया, तो ये तो आपको मिल गया क्या कि भाई 1 रुपये का वेरिएंस आ रहा है मेरा, 1 रुपये का मेरा वेरिएंस आ रहा है। तो ये 1 रुपया कुछ काम का नहीं है, बिकॉज हमें तो टोटल क्वांटिटी जो हमने कंज्यूम की, अगेन आई एम रिपीटिंग, हमें क्या चाहिए कि भाई टोटल क्वांटिटी जो हमने कंज्यूम की, वो टोटल क्वांटिटी पे कितना वेरिएंस आया। तो ये तो पर यूनिट हो गया, तो पर यूनिट चाहिए मुझे टोटल वेरिएंस कितना आया, मुझे वो ढूंढना है। तो अगर मुझे टोटल वेरिएंस ढूंढना है, तो इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, एक्चुअल क्वांटिटी से। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं क्या, यहाँ पे हम फाइंड कर रहे हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस, पर किस पे, मटेरियल प्राइस वेरिएंस ऑन actual quantity which has been consumed. What we are finding is material price variance, but that material price variance is on actual quantity which has been consumed, उस पे हम find कर रहे हैं। So therefore this is very important for us to understand कि भाई क्या प्राइस वेरिएंस है, तो वो प्राइस वेरिएंस किस पे चाहिए मुझे, एक्चुअल क्वांटिटी पे चाहिए। तो वैसे ही यहाँ पे अगर मुझे कंज्यूम करने चाहिए स्टैंडर्ड के हिसाब से 20 kg, एक्चुअल में कंज्यूम कर रहा हूँ 25 kg, तो आंसर तो आया kg में ना, बिकॉज ये भी है kg, ये भी है kg, तो आंसर तो क्या आ गया कि भाई एडवर्स वेरिएंस इज 5, लेकिन kg, तो आंसर मुझे kg में नहीं चाहिए, आंसर मुझे रुपीज में चाहिए ऑन टोटल कंजम्पशन विच आई हैव मेड। तो यहाँ पे मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे प्राइस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे हमने क्वांटिटी मल्टीप्लाई की है, वैसे यहाँ पे मुझे प्राइस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ मैं कौन सी प्राइस मल्टीप्लाई करूंगा, जो पढ़े हुए उनको पता होना चाहिए, कौन सी प्राइस मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा स्टैंडर्ड प्राइस। तो बहुत बार सोचेंगे लोग कि सर आपने यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे क्यों नहीं एक्चुअल प्राइस से मल्टीप्लाई किया। प्लीज अंडरस्टैंड, अगर हम ऐसा करते, यहाँ पे हम एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते, सॉरी एक्चुअल प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते यहाँ पे, तो क्या हो जाता, this variance will also include your element of price variance, so that's why we should not multiply here with an actual price, we should multiply here with a standard price। यहाँ पे मुझे स्टैंडर्ड प्राइस से ही मल्टीप्लाई करना चाहिए, मैं स्टैंडर्ड प्राइस से ही मल्टीप्लाई करूंगा, जबकि प्राइस वेरिएंस के अंदर, मुझे चाहिए प्राइस वेरिएंस ऑन टोटल क्वांटिटी विच हैज बीन कंज्यूम, एक्चुअल क्वांटिटी विच हैज बीन कंज्यूम, उसको मुझे टोटल चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है एक्चुअल क्वांटिटी से। यहाँ मैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, यहाँ मैं एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूंगा। हाँ, सो दिस इज समथिंग, योर वेरिएंस इज ओवर, ये वेरिएंस यहाँ पे खत्म हो जाएगा। कब आपका ये वेरिएंस यहाँ पे खत्म हो जाएगा, जब आप रॉ मटेरियल एक्स यूज कर रहे हो टू मैन्युफैक्चर फिनिश गुड्स वाई, तो आपका एक ही रॉ मटेरियल है जिससे आप यूज करके आप फिनिश गुड्स बना रहे हो, मतलब आप ए बी को यूज करके सी नहीं बना रहे हो, सिर्फ ए को यूज करके बी बना रहे हो, तो आपका वेरिएंस यहीं पे ही खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा रॉ मटेरियल यूज करके वेरिएंसेस, एक से ज़्यादा रॉ मटेरियल यूज करके फिनिश गुड्स बना रहे हो, तो आगे भी हमें ये क्वांटिटी वेरिएंस को फर्दर एलोबरेट करके समझना पड़ेगा, क्या कि राइट प्रपोर्शन में यूज हुआ है कि नहीं, राइट क्वालिटी का यूज हुआ है कि नहीं, वो सारा आगे भी हमें समझना पड़ेगा। कब, जब मैं एक से ज़्यादा टाइप का या फिर एक से ज़्यादा क्वालिटी का रॉ मटेरियल
यूज़ करके फिनिश गुड बना रहा हूँ तो आगे मुझे एलोबरेट करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं एक ही रॉ मटेरियल बना के फिनिश गुड बना रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा वेरिएंस खत्म हो जाता है। सो अगेन इफ आई नीड टू फर्दर राइट डाउन, तो क्या आ गया हमारा, अच्छे से लिख लेते हैं। तो भाई मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट which is nothing but a difference between standard cost and actual cost. Standard cost is nothing but your standard quantity minus your multiplied with your standard price minus actual quantity multiplied with your actual price। ठीक है, फ्लो आपका यही रहेगा, स्टैंडर्ड में से ही एक्चुअल हम माइनस करेंगे। अगर आंसर आता है नेगेटिव में दैट इज योर एडवर्स, आंसर आता है पॉजिटिव में दैट इज योर फेवरेबल वेरिएंस। इसके फर्दर सेग्रीगेशन हम करते हैं इनटू टू पार्ट। एक हो जाता है हमारा मटेरियल प्राइस वेरिएंस, दूसरा हो जाता है मटेरियल यूजेज वेरिएंस। What is the material price variance? It is nothing but a difference between standard price, because standard से हर बार actual minus होगा, minus your actual price multiplied with actual quantity। क्यों? Because we need to find out variance on actual quantity which has been consumed, जबकि आपका usage variance is nothing but a difference between your standard quantity minus your actual quantity। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड प्राइस से। तो ये होगा आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस और यूजेज वेरिएंस का कैलकुलेशन। यहाँ पे हम अटक जाएंगे अगर आपका एक ही रॉ मटेरियल है जिसको कि आप यूज़ करके आपका फिनिश गुड बना रहे हो, तो हम यहाँ पे अटक जाएंगे और यहीं पे हमारा वेरिएंस का कैलकुलेशन भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये था बेसिक। इसके आगे इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हाँ, मीनवाइल मैं आपको ये नोट्स भी, जो मैंने हैंड रिटन नोट्स हैं वो भी मैं आपको भेज दूंगा। आपको इसका मटेरियल पीडीएफ फाइल में आपको भेज दूंगा। आप इसमें से सिर्फ इतना रिवाइज करना है। कल आगे आगे अगर हम एक से ज़्यादा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो इसको फर्दर हमको क्लासीफाई करना पड़ेगा। देयर आर फर्दर वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंस। ये आगे मटेरियल मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस विल डू इन अ नेक्स्ट सेशन। आज हमको इतना ही समझना था कि वेरिएंस ढूंढना कैसे है, और मैं भी थोड़ा ट्राई कर रहा था इससे कि भी कैसा आ रहा है। आई एम कंफर्टेबल नाउ। इन द नेक्स्ट सेशन वुड बी द लॉन्गर सेशन वेयर वी वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड मोर कि ये वेरिएंस होते हैं कैसे कैलकुलेट, और आगे यूजेज वेरिएंस का भी फर्दर क्लासिफिकेशन टू मिक्स एंड यील्ड विल बी डूइंग इन अ नेक्स्ट सेशन। दिस इज अ शॉर्ट सेशन जस्ट टू अंडरस्टैंड। अगर पॉसिबल है मैं आज ही रख दूंगा, वरना कल। वी हैव नो हरीज। राइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, stay home, stay safe, stay connected, and please focus on your reading. Bye bye.